हेलो एवरीवन। एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो प्रिंस, हेलो सोनल, हेलो रोहित, हेलो विद्युत प्रभा। चलो, ऑल क्लियर है, बहुत अच्छी बात। हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। है ना, हम लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्लिप टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। स्लिप टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? हम अपने स्लिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के लिए। हम लोग जो स्लिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के लिए करते हैं। ठीक है। और किस क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एक्स डी और एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है। एक्स डी की वैल्यू होती है, एक्स डी की वैल्यू होती है वी मैक्स अपॉन आई मिनिमम। वी मैक्स पर फेस, वी मैक्स पर फेस अपॉन आई मिनिमम पर फेस। ये वी मैक्स वैल्यू कहां से पता चलेगी आपको? ये वैल्यू पता चलती है आपको वोल्ट मीटर से, ये पता चलती है आपको एमीटर से। ठीक है, ओके। और एक्स क्यू की वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पे, जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उस पर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो मिल के आता है वी मिनिमम पर फेस डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम पर फेस। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है स्लिप टेस्ट में। ठीक है, जब हम लोग स्लिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि स्लिप टेस्ट परफॉर्म करते टाइम हम लोग जो थ्री फेज सप्लाई है वो आर्मेचर को देते हैं। हम लोग थ्री फेज सप्लाई किसको देते हैं? आर्मेचर को देते हैं। और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, अच्छा, जो थ्री फेज सप्लाई हम आर्मेचर को देंगे वो कितना होता है आपका? रेटेड वोल्टेज का अप्रोक्सीमेट 20 से 30%, है ना। 25% ऑफ रेटेड वोल्टेज जो हम सप्लाई देंगे वो किसको देंगे? आर्मेचर को देंगे। 20 से 25% ऑफ रेटेड सप्लाई, रेटेड वोल्टेज, इतना सप्लाई हम देंगे। और हम अपने पास यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर देते हैं। फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई नहीं देते, है ना। स्लिप टेस्ट में हम एक कंडीशन रखते हैं कि हम अपने रोट जो हमारा रोटर है उसको हम डीसी सप्लाई नहीं देंगे, फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई नहीं देंगे, उसको हम ओपन सर्किट रखेंगे। तो आपको याद रखना है, आपके स्लिप टेस्ट के दौरान जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपकी क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग आपकी ओपन सर्किट है। ठीक है। और आप यहां पे अल्टरनेटर को सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट नहीं करते हैं, आप यहां पे अल्टरनेटर को लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है स्लिप टेस्ट, क्योंकि आप इसको स्लिप हो रहा है मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं है। स्लिप टेस्ट में हम रोटर की स्पीड को कम रखते हैं, किससे? सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम। तो क्या बोला मैंने? एन आर इज लिटिल लेस देन, एन आर इज लेस देन। इतने क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं स्लिप टेस्ट से। इसके अलावा जेई एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा स्लिप टेस्ट से, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा स्लिप टेस्ट के लिए, अगर मैं बोलूं तो। बाकी तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना, कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप जेई और ए एग्जाम की बात करते हैं तो इसके बाहर स्लिप टेस्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या क्या बोला मैंने? स्लिप टेस्ट हम लगाते हैं सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में। क्यों लगाते हैं? एक्स डी और एक्स क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। उन दोनों का फॉर्मूला बता दिया मैंने। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? थ्री फेज सप्लाई हम देते हैं आर्मेचर को, मतलब स्टेटर को। ठीक है। और कितना वोल्टेज देते हैं? रेटेड वोल्टेज का 20 से 25% वोल्टेज। स्लिप टेस्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं? लिखा तो है मैंने यार अभिषेक यहाँ पे। ठीक है, स्लिप टेस्ट क्यों करते हैं? एक्स डी और एक्स क्यू की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। और हम इसमें फील्ड वाइंडिंग को ओपन सर्किट कर देते हैं और रोटर की स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम रखते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर हम रोटर की स्पीड को एनएस करते हैं, अगर हम रोटर की स्पीड को एनएस के बराबर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? आपकी रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो वहां पे स्लिप क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जब स्लिप जीरो हो जाएगा तो जो हमारा वोल्ट मीटर है और एमीटर है
उसकी रीडिंग में कुछ वेरिएशन नहीं आए। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो हमको आई मिनिमम और आई मैक्सिमम की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, तो हम लोग एक्स डी और एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना, अगर हम लोग फील्ड वाइड, अगर हम लोग क्या कर दें, एनआर की स्पीड को एनएस के बराबर कर दें, तो हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग में वेरिएशन नहीं आएगा, तो हमको आई मिनिमम, वी मैक्सिमम, वी मिनिमम ये वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो हम एक्स डी और एक्स वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सिमिलर वही कंडीशन होगी अगर आप आर्मेचर को 100 रेटेड वोल्टेज दे दोगे, अगर आप आर्मेचर को रेटेड वोल्टेज दोगे, 100 वोल्टेज दे दोगे, उस केस में भी आपका सेम वही कंडीशन होगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्या, स्लिप टेस्ट। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है आपको, जो हमने कुछ आपके सामने कुछ कंडीशन, मतलब कुछ इक्वेशंस बनाई थी मैंने आपके सामने। कौन सी कंडीशन, कौन सी इक्वेशन बनाई थी मैंने, ये वाली, ये डेल्टा फाई साइन ई डेल्टा, इसके लिए याद है आपको, ये किसके लिए था आपका, ये आपका था सिलेंड्रिकल के लिए, जहां पे मैंने फेजर बनाया था सिलेंड्रिकल के लिए था। तो अगर यहीं पे सेलियंट हो जाए, तो इस फॉर्मूले में जो आपको यहाँ पे ई का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है, तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे। उस केस में आपको करने के लिए क्या करना होगा, है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ई का अलग फॉर्मूला होगा, साइन का अलग फॉर्मूला होगा, वो चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके लिए, सेलियंट पोल अल्टरनेटर के लिए हमारे पास फॉर्मूले यहाँ पे क्या होते हैं। सेलियंट पोल अल्टरनेटर के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये मान के चलिए 100% मैं बोल सकता हूँ, 100% तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बट ये मान के चलिए 99% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा आपके अभी जो एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। तो मैं बता हर एक चीज रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग तो पढ़ पूरा ही रहे हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन इतना अपन 99% मान सकते हैं कि जो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा सेलियंट पोल अल्टरनेटर के लिए, वो इस एग्जाम में तो नहीं है। ठीक है, लिखिए फॉर्मूला, साइन इक्वल्स टू डेल्टा फाइव प्लस माइनस डेल्टा, प्लस होता है लैगिंग के लिए, माइनस होता है लीडिंग के लिए। है, सेम फॉर्मूला यहां पे भी था, ये वाला फॉर्मूला सेम था साइन का, देख लो साइन का फॉर्मूला सेम था, साइन इक्वल्स टू फाइव प्लस माइनस डेल्टा, लैग लीड, है ना, दोनों के लिए सेम था। ओके, फिर यहां पे ई का जो फॉर्मूला था वो आपका है v cos डेल्टा प्लस आई क्यू आर ए प्लस माइनस आई डी एक्स टी। ठीक है, यहां पे जो प्लस है वो लैगिंग के लिए है, माइनस है रीडिंग के लिए, है ना, सेम फॉर्मूला है, मतलब यही प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, सेम सबके लिए है। ठीक है, ये ई का फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला होता है किसका, टेन साइन का, वो होता है आपके पास v साइन फाइव प्लस आई ए एक्स क्यू माइनस डिवाइडेड बाय v cos फाइव प्लस आई ए आर ए। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इससे दुनिया के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर वो सेलियंट पोल के बारे में है तो। ठीक है, अगर आपको v दे दिया जाए, डेल्टा दे दिया जाए, आई क्यू आर ए सब दे दिया जाए, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, आई क्यू और इसकी वैल्यू निकाल लो, आई क्यू और आई डी की वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला लिख लो। आई क्यू का फॉर्मूला होता है आई ए साइन साइन, आई ए साइन साइन, और आई डी होता है आपका आई ए कॉस साइन। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, कुछ भी नहीं बचेगा।
अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आपका क्या, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आपका पावर फ्लो इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन क्या होती है हमारे अल्टरनेटर में, किसके लिए, दो अल्टरनेटर हो गया आपके पास, एक सिलेंड्रिकल एक हो गया आपका सेलिएंट पोल। तो हम देखते हैं यहाँ पे पावर फ्लो इक्वेशन क्या होती है हमारी, किसके लिए, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए। फिर किसका देख लेंगे हम लोग यहाँ पे आपका, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपका सेलिएंट का भी, है ना। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना, पावर फ्लो इक्वेशन किसके लिए, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए। सिलेंड्रिकल में कभी भी आपका एक्स टी एक्स क्यू नहीं आएगा ना, क्योंकि यहां पे तो आपका टू रिएक्शन थ्योरी होता ही नहीं, आपका किस में होता है, सिर्फ वो सेलिएंट पोल में होता है। ठीक है, तो यहां पे पी का जो फॉर्मूला होता है, पी वो होता है आपके पास यहां पे ईवी अपॉन एक्स एस साइन डेल्टा। ये पी की वैल्यू होती है और ये क्यू की वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पे वी अपॉन एक्स एस ई कॉस डेल्टा माइनस वी। ठीक है, तो ये आपके पास पावर फ्लो इक्वेशन हो गई किसके लिए, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर के लिए। अच्छा, मैक्सिमम पावर की कंडीशन इसमें क्या है, अगर आपको पी मैक्स चाहिए तो उसके लिए जो कंडीशन है वो आपका क्या है, डेल्टा शुड बी इक्वल टू थीटा, डेल्टा शुड बी इक्वल टू थीटा। और आपके पास यहां पे ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका कर्व भी देखना पड़ेगा ना, आप लोग कर्व कहाँ बनाया है मैंने, यहां पे एक अगर कर्व बनाऊंगा, कौन सा, पावर एंगल कर्व, मतलब पी वर्सेस डेल्टा, इसको बोलते हैं आपका पावर एंगल कर्व। ठीक है, तो पावर एंगल कर्व आपका कैसा बनता है, वो आपका ऐसा बनता है, साइनोसॉइडल, देखना बनाता हूं, देखो आपको मैं, ठीक है ना, साइन डेल्टा। तो यहां पे हो जाएगा आपका पी, यहां पे हो जाएगा डेल्टा, तो आपका कर्व कैसा बनेगा, साइनोसॉइडल ये। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं जनरेटर रीजन, और इसको हम बोलते हैं आपका मोटर रीजन। ठीक है, ये आपका जनरेटर है, ये आपका मोटर है, और आपका जनरेटर में यहां तक आप स्टेबल हो, है ना, आप यहां तक स्टेबल हो, और मोटर में आप यहां तक स्टेबल हो। ठीक है, जो आपने डॉट डॉट बनाया मैंने यहाँ पे तो अच्छे बना देता हूँ। अरे यार, ठीक है ना, तो जो डॉट डॉट बनाए यहां तक आप स्टेबल है, उसके आगे जाएंगे तो आप अनस्टेबल मोड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पावर फ्लो इक्वेशन और पावर एंगल कर्व, ये पावर एंगल कर्व फॉर सिलेंड्रिकल। अब हम बात करते हैं पावर फ्लो इक्वेशन फॉर सेलिएंट पोल रोटर, और पावर एंगल कर्व भी देख लेते हैं दोनों का, है ना। तो आप लोग यहां पे हेडिंग पुट करना, पावर फ्लो इक्वेशन किसका, सेलिएंट पोल। तो कैसा बनता है सभी लोग देखिएगा, इसमें आपका जो P होता है वो आपका बराबर होता है ऐसा कुछ, मैं लिख देता हूं, P बराबर होता है आपके पास, P बराबर होता है ई वी अपॉन एक्स डी साइन डेल्टा। ठीक है, प्लस वी स्क्वेयर बाय 2 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल्टा। तो ये आपका हो गया P का वैल्यू। तो अगर P का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, एक ये वाला टर्म आ रहा है ना, इसमें इस टर्म में कहीं ना कहीं E लिखा हुआ है, इस टर्म में क्या लिखा आपके पास,
ई लिखा, इसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, पीईएम। और जो ये वाला टर्म है इसमें कहीं पे भी आपका ई का नाम मात्र भी नहीं है। जो ये टर्म है इसमें कहीं पे भी ई का नाम मात्र नहीं। ई मतलब क्या, एक्साइटेशन के जो इंड्यूस आया। तो कहने का मतलब हम सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल का अगर कंपैरिजन करें तो हमको सेलिएंट पोल में एक एडिशनल पावर देखने को मिल रही है। हाँ या ना? अगर हम सेलिएंट पोल की बात करें तो सेलिएंट पोल में हमको देखो, सिलेंड्रिकल क्या था, ईवी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, इसमें भी इतना तो है लेकिन इसमें कुछ एडिशनल है। इसको हम बोलते हैं आपका रिलक्टेंस पावर। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, रिलक्टेंस पावर। इसको बोलते हैं पी रिलक्टेंस। मतलब देखो, आपके सिलेंड्रिकल में दो एक पावर होती है, इसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, जो कि आपका एक्साइटेशन पे डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे सेलिएंट पोल के पास एक खास बात है कि इसमें दो पावर मिलती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो कि ऑलमोस्ट टोटल पावर का 80 से 85% होता है, लेकिन 15 से 20% आपका क्या होता है, रिलेक्टेंस पावर होता है। और वो आपका एक्साइटेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आपके सेलिएंट पोल अल्टरनेटर में एक्साइटेशन हटा दिया जाए, फील्ड एक्साइटेशन हटा दिया जाए, तब भी उसमें वो आपका रोटेट करता रहेगा स्पीड से, क्योंकि उसमें अभी भी रिलेक्टेंस पावर है जो कि एक्साइटेशन से इंडिपेंडेंट। इसी वजह से सेलिएंट पोल अल्टरनेटर सिलेंडर कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर सिलेंडर कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसमें एक एडिशनल पावर है, पी रिलक्टेंस। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो पी रिलक्टेंस है वो टोटल पावर कितना परसेंट है, 15 से 20% ऑफ पी टोटल। ठीक है, और ये आपका क्या है, जो रिलक्टेंस पावर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन। लिखना आपका, ये क्या आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन। अगर एक्साइटेशन नहीं भी है तो आपके पास ये पावर तो रहेगी। और इसी वजह से आपका जो सेलिएंट पोल है अल्टरनेटर है वो आपका मोर स्टेबल होता है। नोट्स में बीच में माइनस बताया था आपने, नोट्स में बीच में माइनस बताया है, कहां पे कहां पे कहां पे? नहीं, प्लस बताया होगा यार, देखना अच्छे से, प्लस बताया होगा वहां पे मैंने, एक बार चेक करना उसको, है ना? मैं भी चेक करूंगा, प्लस होगा। ये तो मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था ना। कहां की बात कर रहे हो यार आप? अच्छा, आपने 3 मिनट पहले कंपेयर, पावर फ्लो इक्वेशन में सेलिएंट के लिए रिएक्टिव पावर में माइनस होता है, एक्टिव पावर तो प्लस होगा भाई, उसको आप सुधार लेना, उसको आप सुधार लेना। यहां पे प्लस होगा, है ना? P इक्वल्स टू ईवी अपॉन एच डी साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाई टू 1/x³ माइनस 1/xd। एक बार ये देख लेना, वहां पे 1/xd तो नहीं लिखा पहले मैंने, नोट्स में देख लेना, यहां पे 1/xd तो लिखा पहले, ये भी चेक कर लेना, यहां पे xd तो नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे मैंने 1/x³ लिखा पहले। ठीक है, जो मैंने लिखा अभी बिल्कुल सही लिखा है, जो मैंने अभी लिखा बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से आप उस नोट को चेंज कर लीजिएगा, है ना? तो याद रखना, सेलिएंट पोल आपका एडिशनल स्टेबल होता है, एडिशनल ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके पास एडिशनल पावर होती है, तो यहां पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहां पे सेलिएंट में क्या होगा आपके पास, यहां पे मोर स्टेबल। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका पावर एंगल कर्व देखें, अब अगर हम यहां पे क्या देखें, इसका पावर एंगल कर्व देखें तो कैसा होगा?
मतलब P वर्सेस डेल्टा कर्व। अब अगर हम यहाँ पे कौन सा कर्व देखते हैं, P वर्सेस डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं आपका पावर एंगल कर्व। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ये आपका कर्व ऐसा बन जाएगा। इसमें एक साइन डेल्टा एक में साइन टू डेल्टा है। तो आप जब कर्व बनाओगे तो कैसा बने देखना सभी लोग, पहले आप बनाओगे साइन वाला कर्व, ये साइन डेल्टा बन गया। फिर बनाओगे आप साइन टू डेल्टा, साइन टू डेल्टा कैसे बनेगा आपका, साइन टू डेल्टा बनेगा ऐसा, ये साइन टू डेल्टा कर्व बन गया। ठीक है, फिर आप इसका रिजल्टेंट बनाओगे, तो रिजल्टेंट बनाओगे तो आपका पावर कैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका पावर बन जाएगा, पावर एंगल का मतलब देखिए कैसे होगा, स्टार्टिंग पीक वाली पकड़ लेगा तो धीरे धीरे आराम से गिर जाएगा, मतलब राइज टाइम तो ज्यादा है लेकिन जो डिके टाइम में धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर एंगल कर्व। हाँ एक्स डी मान सकते हो, तो एक्सेस भी मान सकते हैं, सेलियंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक्स डी होगा। सेलियंट की बात कर रहे हैं ना तो वहां पे आपका कंपैरिजन करने के लिए एक्सेस मान सकते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल से कंपेयर करें तो बोल सकते हैं भाई यहाँ पे एक्सेस मान सकते हैं, लेकिन सेलियंट की बात हो रही तो वहां पे हम क्या मानेंगे, एक्स डी मानेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स डी ही आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एक्स डी और एक्स डी को मिला दें तो ऑलमोस्ट वो एक्स डी के बराबर आता है, क्योंकि एक्स डी की वैल्यू कहीं ना कहीं 2.5 टाइम तक बड़ी होती है। ठीक है, वो आपका अप्रोक्सीमेशन के बेस पे मैंने बताया था। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर है, अगर हम इसको पैरेलल में ऑपरेट करते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो। तो हम लोग देखते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अगर हम अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे पैरेलल ऑपरेशन के लिए, हम ये बोलेंगे कि हमारे अल्टरनेटर की कुछ कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, पहली जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है अल्टरनेटर का, दैट शुड बी सेम। जितने भी अल्टरनेटर पहले में कनेक्ट करने वाले हैं उनका टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि जितने भी अल्टरनेटर पहले में कनेक्ट करने वाले हैं उन सभी की फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। साथ में और क्या बोलेंगे, जितने भी अल्टरनेट आपस में कनेक्ट होने वाले हैं उन सभी का फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, इन सभी का फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये तीन कंडीशन आपके पास यहां पे हो गई। जैसे टर्मिनल वोल्टेज बोला, फ्रीक्वेंसी बोला, फेज सीक्वेंस बोला मैंने, तो ये बात ध्यान देना कि टर्मिनल वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसको एक वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं। एक वोल्ट मीटर लगा के हम पता कर सकते हैं भाई कि सभी का हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज सेम है या नहीं है। लेकिन अगर हमको फ्रीक्वेंसी चेक करना हो, फेज सीक्वेंस चेक करना हो कि बराबर है कि नहीं, उसके लिए हमको कुछ मेथड्स यूज करनी पड़ती है ना। वो मेथड्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड, हम इसको हम बोलते हैं आपका क्या, सिंक्रोनाइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं आपका कौन सी मेथड, सिंक्रोनाइजेशन।
ये पता करने के लिए भाई कि हमारे जो अल्टरनेटर्स हम पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होती है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड है जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा, 3 लैम्प साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट। मतलब 3 लैम्प, आप लैंप लगाते हो यहाँ पे, 3 लैम्प साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट। पहले ये मेथड है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूं। फिर आते हैं हम दूसरी मेथड में। दूसरी मेथड है हमारे पास यहाँ पे, दूसरी मेथड है 1 डार्क 2 लैम्प इक्वली ब्राइट। 1 डार्क 2 इक्वली ब्राइट मेथड। 2 इक्वली ब्राइट मतलब एक डार्क रहेगा बाकी 2 आपस में क्या होंगे, ब्राइट होंगे। और थर्ड आपका है यहाँ पे कौन सी मेथड, सिंक्रोस्कोप मेथड। सिंक्रोस्कोप मेथड। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन की टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे कौन सी मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूं मैं, 3 लैम्प साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट। इससे आप ये तो पता कर लेते हो कि आपके जो भी अल्टरनेटर हम पहले हम कनेक्ट करने वाले हैं उनका फेज सीक्वेंस सही है या नहीं, मतलब सेम है या नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बता पाते हो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में, है ना, कौन सा अल्टरनेटर आपका फास्ट है कौन सा स्लो है। मतलब आप ये नहीं बता पाते किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी कम, है ना। तो आप यहां से बोल सकते हो कि हम यहाँ पे फेज सीक्वेंस के बारे में तो पता कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों अल्टरनेटर के आर आर को कनेक्ट कर देंगे, वाई वाई कनेक्ट कर देंगे, बी बी कनेक्ट कर देंगे, उनमें लगा देंगे लैंप। आर आर पे तो कनेक्ट करेंगे लैंप लगा देंगे, बी बी को कनेक्ट करेंगे लैंप लगा देंगे, और इसको कनेक्ट करके लैंप लगा देंगे। अगर तीनों साथ में जल रहे हैं बंद हो रहे हैं मतलब उनका फेज सीक्वेंस सही है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि जैसे आपको लैंप के बारे में ये होता है कि अगर इसमें 20% से कम वोल्टेज गया तो जलता ही नहीं है। तो तीनों के पास एक मान लो ये 10% है, एक 5% है, एक 20% पे, है ना, तो तीनों नहीं जल रहे तो लगता है सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों नहीं जल रहे हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस तो वोल्टेज तो डिफरेंट डिफरेंस है ना। समझ में आया। मतलब हम ये नहीं बता पाते भाई वहां पे इस मेथड में कि कौन सा अल्टरनेटर फास्ट है कौन सा स्लो है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इनका फेज सीक्वेंस सही है या नहीं है, मतलब सेम है या नहीं है। तो हम यहां से फेज सीक्वेंस तो बता सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये नहीं बता पाते कि ये फास्ट है या स्लो है। फास्ट है या स्लो है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है ना, फेज सीक्वेंस बता पाएंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बता पाते हैं कि फास्ट है या स्लो है, हम इसको हम मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। 1 डार्क 2 इक्वली ब्राइट में क्या है, जब एक पूरा डार्क है, किसी भी डार्क का हम तुरंत जज करते हैं कि दोनों बल्ब बराबर जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। अगर दोनों एक बराबर लाइट दे रहे हैं और ये बंद है मतलब हाँ भाई इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है ना। तो हम लोग यहाँ पे फेज सीक्वेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी पता कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी थर्ड मेथड है, जो हमारी थर्ड मेथड है वो कौन सी है, सिंक्रोस्कोप, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंक्रोस्कोप मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, मीटर लगाते हैं सिंक्रोस्कोप। जिसमें एक तरफ क्या होता है, मतलब एक तरफ आपके पास इस टाइप का मीटर होगा, है ना, ये बीच में है पॉइंटर। अगर इसमें लेफ्ट साइड आया मतलब आपका स्लो है, अगर पॉइंटर राइट साइड है तो मतलब आपका फास्ट है। इसमें हम लोग मीटर यूज करते हैं, हम उसको सिंक्रोस्कोप, इसको हम बोलते हैं आपका अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन मेथड। सबको क्लियर है चीज, ये आपके अल्टरनेटर क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन मेथड हो गया।
अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, कि अगर हमारे पास दो अल्टरनेटर हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, नो लोड कंडीशन में हैं, तो अगर हम उसमें इनपुट को चेंज करें तो क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। क्या बोला मैंने, हम देखते हैं यहां पे कि हमारे पास दो अल्टरनेटर हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन नो लोड कंडीशन। हमारे पास दो अल्टरनेटर हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन नो लोड कंडीशन, और हम इनके इनपुट को चेंज करके देखेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। मेरे पास इनपुट तो दो तरीके के होते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे अल्टरनेटर में कौन कौन से इनपुट है, दो इनपुट है भाई। एक है हमारे पास एक्साइटेशन फील्ड वाला, एक है आपका प्राइम मूवर इनपुट। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या, पहला इनपुट हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेशन। और दूसरा आपका होता है आपके पास यहाँ पे स्टीम इनपुट, मतलब प्राइम मूवर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, समझना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका अल्टरनेटर, ठीक है, ये आपका अल्टरनेटर ए है, अल्टरनेटर बी है, दो अल्टरनेटर है, ठीक है। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट करके ऐसा कनेक्ट कर दिया नो लोड कंडीशन पे। ये आपका अल्टरनेटर ए है, ये आपका अल्टरनेटर बी है, दो अल्टरनेटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने ए वाले का एक्साइटेशन मान लो मैंने इंक्रीज किया, ए वाले का मैंने फील्ड एक्साइटेशन इंक्रीज किया। एक्साइटेशन इंक्रीज करने से इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इंक्रीज होगा। अगर मैं एक का एक्साइटेशन इंक्रीज किया तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वी बोल देता हूं मैं यहाँ पे, वो इंक्रीज होगा। मान लो पहले 10 वोल्ट पे था, ये 10 वोल्ट पे था, लेकिन जैसे आपने इसका एक्साइटेशन बढ़ाया ये 12 वोल्ट बन जाएगा, और जैसे 12 वोल्ट बन जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। ए बोलेगा बी को भाई तू मुझसे छोटा है, तू मुझसे करंट ले, तो ए आपका क्या करेगा, यहाँ से एक करंट डिलीवर करेगा, बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन करंट, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग करंट। अब वो जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है वो क्या करेगी, एक रिएक्टिव फॉर्म में होगी, मतलब यहाँ पे पावर फ्लो होगा। कैसी पावर फ्लो होगी आपकी, रिएक्टिव पावर आएगी, यहाँ पे एक रिएक्टिव पावर होगी। वो रिएक्टिव पावर क्या करेगी, ए वाले अल्टरनेटर को, जो रिएक्टिव पावर जो ए से करंट फ्लो होगी, है ना, उसमें से पावर ट्रांसफर होगी। और कैसे पावर ट्रांसफर होगी, रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी। और वो रिएक्टिव पावर क्या करेगी, ए वाले को डीमैग्नेटाइज कर देगी। ए वाले को क्या कर देगी, वो डीमैग्नेटाइज कर देगी, और बी वाले को मैग्नेटाइज कर देगी। और ऐसा करके वो दोनों के टर्मिनल वोल्टेज को फिक्स कर देगी। कैसे, एग्जांपल साथ बताता हूं मैं। जैसे मान लो पहले दोनों 10-10 वोल्ट पे काम कर रहे थे, इसका 10 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है। ए का एक्साइटेशन बढ़ाया, ए होशियारी में हो गया 12 वोल्ट, बी तो आपका 10 है, तो यहां से करंट फ्लो होगी ए से बी की तरफ। और जो करंट होगी वो कैसी होगी, रिएक्टिव नेचर की होगी, मतलब जो पावर ट्रांसफर होगी रिएक्टिव नेचर का होगा। वो जो रिएक्टिव पावर होगी वो ए वाले को क्या कर देगी, थोड़ा सा डीमैग्नेटाइज, मतलब जो 12 को कर देगी 11, और बी जो आपका था उसको कर देगी मैग्नेटाइज, तो जो 10 था हो जाएगा 11, जिससे दोनों का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, 11-11। समझ में आई बात। अगर मान लो अब आपको बोलना है कि मुझे 10 बनाना है इसको, तो क्या करोगे, बी वाले अल्टरनेटर का एक्साइटेशन कम कर दोगे। जैसे कम करो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो 11 है, ये 9 हो जाएगा, है ना। जैसे 9 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनाइजिंग करंट फ्लो होगी। तो क्या करेगी, जिसका ये 9 वोल्ट है ना, ये अंडर एक्साइटेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन करंट फ्लो होगी, तो 9 से हो जाएगा 10, और ये 11 से हो जाएगा 10। अगेन क्या हो जाएगा, 10-10 पे फिक्स हो जाएंगे ये, ठीक है। तो याद रखना, एक्साइटेशन अगर हम यहाँ पे नो लोड कंडीशन में जिस भी अल्टरनेटर का हम एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं, मतलब ओवर एक्साइटेड है, जो भी ओवर एक्साइटेड है उसका हमेशा क्या होना है, डीमैग्नेटाइजेशन होना है। देखो ना, ओवर एक्साइटेशन का क्या होने वाला है, यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन होने वाला है। और जो आपका अंडर एक्साइटेड है, बी को मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया, तो वो आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। समझ में आया। तो याद रखना, जब आप एक्साइटेशन को ओवर एक्साइटेशन लेके जाते हो तो वो आपका क्या करता है, उसको डीमैग्नेटाइज करता है, दूसरे वाले क्या करता है, मैग्नेटाइज करता
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेम चीज बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब सॉरी स्टीम इनपुट की। जैसे मान लो आपके पास दो अल्टरनेटर थे ए बी, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपने क्या किया, ए वाले का, जो आपका ए वाला अल्टरनेटर है, आपने ए वाले अल्टरनेटर क्या इंक्रीज कर दिया, स्टीम इनपुट इंक्रीज कर दिया। आपने ए वाले का स्टीम इनपुट इंक्रीज किया। जैसे ही स्टीम इनपुट इंक्रीज किया मतलब आपने स्पीड बढ़ाई। जब स्पीड बढ़ाई तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंक्रीज। ए वाली की जो पहले मान लो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे थे, तो ए का जैसे आपने स्टीम इनपुट बढ़ाया तो ए वाला होशियारी बन जाएगा 55 एम्पियर 55 हर्ट्ज का। जैसे 50 हर्ट्ज 55 बन जाएगा, ये 50 है तो अगेन ये ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, सिंक्रोनाइजेशन करंट फ्लो करेगा। अब इस बार जो सिंक्रोनाइजेशन करंट होगी ना वो एक्टिव नेचर की होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगी, वो आपकी एक्टिव नेचर की होगी। जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन करंट होगी, है ना, उससे जो पावर फ्लो होगी वो किस नेचर की होगी, वो एक्टिव नेचर की होगी। अब वो क्या करेगी, कि ए को कर देगी डीएसएलरेट, मतलब ए को थोड़ा सा रोकेगी और बी को कर देगी एसेलरेट। जो यहाँ पे एक्टिव पावर होगी ना, सिंक्रोनाइजिंग पावर आएगी यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में, वो क्या करेगी, जिसका आपने स्टीम इनपुट बढ़ाया था उसको डीएसएलरेट करेगी। मतलब ये देखो दोनों 55 पे थे, सॉरी 50 पे थे। इसका आपने स्टीम इनपुट बढ़ाया, सॉरी इसका आपने क्या बढ़ाया, स्टीम इनपुट, तो हो जाएगा 55। ये 50 पे है ना। तो क्या होगा, जो सिंक्रोनाइजेशन करंट होगी जो एक्टिव फॉर्म में होगी वो ये वाले को एक्सेलरेट करेगी। तो क्या हो जाएगा आपका ये 52.5 और इसको कर देगा डीएसएलरेट, तो ये हो जाएगा 52.5, जिससे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 52.5। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी है। तो जो सेकंड वाला अल्टरनेटर है आप उसको क्या कर देंगे, उसके स्टीम इनपुट को कम कर देंगे, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 48 हर्ट्ज। तो अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेटल हो कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो याद रखना, जिसका आपने स्टीम इनपुट बढ़ाया है वो हमेशा क्या होता है, डीएसएलरेट। ठीक है, तो यहां पे आपका ए क्या हो जाएगा, डीएसएलरेट, और बी आपका हो जाएगा यहां पे एसिलरेट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको यहां पे बता दी। ठीक है, अच्छा तो इतना याद रखना, अगर आप फील्ड एक्साइटेशन चेंज कर रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर के साथ खेल रहे हो। अगर आप स्टीम इनपुट चेंज कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप एक्टिव पावर के साथ क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। अब आप यहां पे देख सकते हो वोल्टेज और रिएक्टिव पावर आपस में कनेक्टेड है ना, वोल्टेज और रिएक्टिव पावर आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली यहां पे फ्रीक्वेंसी और एक्टिव पावर आपस में कनेक्टेड है। आप लोग पावर स्टेप पढ़ते हैं ना, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, तो इसीलिए होता है वो, हम लोग वही एक्टिव रिएक्टिव पावर को चेंज करके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कब की कंडीशन है, ये लोड कंडीशन मतलब नो लोड कंडीशन की बात है। लेकिन अगर मैं आप क्या करूं, दो अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करूं इन अ लोडेड कंडीशन, क्या कर दूं मैं यहाँ पे लोड कंडीशन में करता हूं, फिर मैं दोनों के एक्साइटेशन और स्टीम इनपुट को चेंज करूंगा, तो क्या होता है देखना। ठीक है, मैं क्या करता हूं अब यहाँ पे देखना, मेरे पास दो अल्टरनेटर हैं। मैं पहले फेस को ओपन कर दूंगा। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो कहाँ थे अपन यार, अपन थे कहाँ पे, दो अल्टरनेटर हमारे पास है ना, जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और आपका लोडेड कंडीशन में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन दोनों चीज को चेंज करेंगे, किसको, एक्साइटेशन को भी और स्टीम इनपुट को भी। जैसे मान लो दो मेरे पास यहाँ पे अल्टरनेटर थे, ए और बी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये आपस में लोड में यहाँ पे कनेक्टेड है, लोड भी लगा हुआ।
ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक्साइटेशन चेंज करता हूं तो मेरा क्या उससे मेरा एक्टिव पावर चेंज होने वाला है क्या? बताओ जरा, एक्साइटेशन चेंज करने से क्या यहाँ कहीं पे भी एक्टिव पावर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे बताता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, ए का एक्साइटेशन चेंज किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए का एक्साइटेशन मैंने यहाँ पे चेंज किया। तो क्या होगा सबको देखना, यहाँ पे आपका ए अल्टरनेटर है, यहाँ पे बी अल्टरनेटर। तो क्या होगा प्रॉपर्ली सबको देखना है ना। अगर मैंने ए वाले अल्टरनेटर का एक्साइटेशन इंक्रीज किया तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 100% श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये 100 मेगावाट पे था तो ये भी 100 मेगावाट पे होगा। उसमें हमारे एक्टिव पावर इसमें कहीं आई ही नहीं था, रिएक्टिव पावर जरूर आई थी, एक्टिव पावर तो आई नहीं। मतलब इन दोनों का जो किलो वॉट वन था वो बराबर होगा, किलो वॉट वन इक्वल टू किलो वॉट टू। इन दोनों की एक्टिव पावर में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब जिसका भी आपने क्या किया है, एक्साइटेशन बढ़ाया है, उसका रिएक्टिव पावर वो डिलीवर करके ओवर एक्साइटेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये kVAR1 रिएक्टिव पावर आपका क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, मतलब वही तो हुआ ना कि ए से करंट निकली बी की तरफ, मतलब ए आपका डिलीवर कर रहा है, मतलब ए आपका इंक्रीज हुआ रिएक्टिव पावर, बी का आपका कम हुआ। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल पावर की, तो हम क्या बोलेंगे, जब टोटल पावर क्या होता है, केवीए क्या होता है, इन दोनों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो आपका जब केवीआर इंक्रीज हो रहा तो आपका केवीए भी इंक्रीज होगा, इसका इसका आपका केवीए डिक्रीज होगा। सिमिलर जब केवीए इंक्रीज हुआ है ना, केवीए इंक्रीज हुआ है तो आपका यहाँ पे करंट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, आईए विल इंक्रीज, इसमें आपका आईए डिक्रीज होगा। ठीक है, और सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसमें आपका पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। ये पावर फैक्टर की कहानी बस आप याद रखिए, बाकी सब तो आपका इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका कि अगर हम यहाँ पे स्टीम इनपुट को चेंज करें तो क्या होगा, है ना। अगर हम इसमें क्या चेंज करते हैं, आपके स्टीम इनपुट को चेंज करें तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं ए वाले अल्टरनेटर का स्टीम इनपुट चेंज करता हूं तो क्या होगा, देखो ये मान लीजिए मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। ठीक है, देखना अब मुझे बताओ इनमें से किस चीज की गारंटी है, कौन चेंज नहीं होगा, बताओ। मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सर हम अगर स्टीम इनपुट चेंज करें तो इसमें रिएक्टिव पावर की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ एक्टिव पावर की बात हो रही है। मतलब आपका मशीन वन और मशीन टू दोनों का जो केवीए रेटिंग होगा वो आपका सेम होगा। जो आपका केवीए आर रेटिंग होगा ना, रिएक्टिव पावर वाला, वो आपका बराबर होगा। हाँ, ये बोल सकता हूं कि सेकंड वाले का जो किलोवाट है वो आप फर्स्ट वाले का जो किलोवाट है वो इंक्रीज हो, क्योंकि आपने स्टीम इनपुट बढ़ाया है, वो ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका केवीए आपका क्या हुआ है, इंक्रीज होगा, क्योंकि केवीए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीआर का स्क्वायर, तो दोनों में से कोई भी एक इंक्रीज, तो आपका केवीए तो इंक्रीज होना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका आईए करंट भी इंक्रीज होगा, यहाँ पे आपका आईए करंट डिक्रीज होगा, यहाँ पे आपका पावर फैक्टर भी इंक्रीज होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, चलो कभी कभी आपसे यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन में क्या बताता है कि मान लो इसका, ये आपका अल्टरनेटर ए है, ये आपका अल्टरनेटर बी है, इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो E1 है, इसका E2 है, इसका Z1 इंपिडेंस है, इसका Z2 इंपिडेंस है, और यहाँ पे आपका ZL है, लोड आपका ZL है।
तो आपका इसका टर्मिनल वोल्टेज पूछता है कि भाई यहाँ पे लोड के पास कितना टर्मिनल वोल्टेज होगा, उसका फॉर्मूला एक होता है ना, वो होता है आपका V इक्वल्स टू, वो आपका हो जाएगा कितना, E1 अपॉन Z1। E1 क्या है आपका अल्टरनेटर ए का इंड्यूस्ड ईएमएफ, और Z1 क्या है उसका इंपीडेंस, E1 अपॉन Z1 प्लस E2 अपॉन Z2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन ZL। ठीक है, ये अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है कि फॉर्मूला कहां से आया सर, तो अगर आपको पता होगा नेटवर्क में हमने एक जगह पढ़ा था मिलमेंस थ्योरम, अगर आपको पता होगा मिलमेंस थ्योरम, मिलमेंस थ्योरम का एक नाम भी था पैरेलल जनरेटर थ्योरम, अगर आपको पता होगा, बताया था मैंने। हम मिलमेंस थ्योरम को क्या बोलते हैं, पैरेलल जनरेटर थ्योरम बोलते हैं, और हमने सेम यही फॉर्मूला वहां पे पढ़ा। हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा ऐसा है क्या, तो रिवीजन में हो गया, अच्छी बात है। अभी तो समझ में आ गया ना, अभी तो समझ में आ गया ना सारी चीजें, बताइए, अभी तो समझ में आ गया ना। चलो, अब यहां पे एक चीज और होती है ना, अब यहां पे एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि अगर हम देखो दो अल्टरनेटर को हमने क्या कनेक्ट किया था अभी पैरेलल में, या तो नो लोड में या तो लोड कंडीशन में, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इन्हीं सभी अल्टरनेटर को ग्रिड से कनेक्ट करना है ना, मुझे सभी अल्टरनेटर को ग्रिड से कनेक्ट करना है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे अल्टरनेटर को इन्फिनाइट बस से कनेक्ट करना है, और देखना क्या होता है। तो आप लोग यहां पे हेडिंग डालना, अल्टरनेटर इन पैरेलल विथ इन्फिनाइट बस। हम यहां पे अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, किसके साथ, इन्फिनाइट बस के साथ, मतलब ग्रिड के साथ, अल्टरनेटर इन पैरेलल विथ इन्फिनाइट बस बार। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप समझिएगा। हमारे पास यहां पे तीन तरह के एक्साइटेशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्साइटेशन होते हैं, एक हमारे पास होता है यहां पे क्या, ओवर एक्साइटेशन। देखो पहले बात करता हूं मैं यहां पे किसकी, जनरेटर की। ये चीज शायद मैंने कल भी आपको बताई थी ट्रांसफॉर्मर वाले केस में, अगर थोड़ा बहुत याद होगा ना आपको, कल मैंने बताया था कि अल्टरनेटर कौन से पावर फैक्टर में काम करता है, उसके लिए मैंने बताया था, जनरेटर मोटर कंडीशन दोनों की बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, पहला तीन केस बनते हैं सॉरी। पहला बनता है हमारे पास कौन सा केस, ओवर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन एंड आपका अंडर एक्साइटेशन। पहला क्या होता है, मैंने आपका ओवर एक्साइटेशन, फिर आपका नॉर्मल एक्साइटेशन, फिर आपका है अंडर एक्साइटेशन। ठीक है, तो मैंने ये कल भी आपको बताया था कि ओवर एक्साइटेशन मतलब आपका ये क्या होता है, कब होता है, जब आपका मतलब ओवर एक्साइटेशन में ये क्यू आपका डिलीवर करता है, मतलब क्यू पॉजिटिव होगा, इसमें क्यू इक्वल टू जीरो होगा, और इसमें क्यू आपका निगेटिव होता है। मतलब अंडर एक्साइटेड में वो मशीन रिएक्टिव पावर लेती है, ओवर एक्साइटेड में वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि आपके पास यहाँ पे ई कॉस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर होगी देन विट से, ई कॉस डेल्टा वी से ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, ई कॉस डेल्टा वी के बराबर होगा, और इसमें ई कॉस डेल्टा वी से कम होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। एक चीज और बताई थी मैंने इनके आपका मैग्नेटाइजिंग मतलब पावर फैक्टर के बारे में,
तो ये आपका करता है किस पावर फैक्टर पे काम, लैगिंग पे। ये आपका काम करता है यूपीएफ पे, और ये आपका करता है लीड पे। ठीक है, मतलब ये आपका करता है डीमैग्नेटाइजिंग पे, ये आपका करता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पे। कैसे लिखो इसको, जगह कम हो गई। यहाँ पे क्या होता है आपका डीमैग्नेटाइजिंग, इसमें आपका होता है क्या मैग्नेटाइजिंग, सॉरी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और इसमें आपका होता है मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, मोटर के लिए इसका जस्ट अपोजिट केस आपको करना है। इसमें भी तीन चीजें होंगी आपके पास, ओवर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, एंड एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, एंड अंडर एक्साइटेशन। जब आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये नोट सामने रख लेना, है ना, तो आपको हेल्प मिलेगी थोड़ा सा। तो आपके पास यहाँ पे ओवर एक्साइटेड मतलब रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, तो कंडीशन अगेन सेम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या यूपीएफ, ये आपको हो जाएगा आपका क्या लैगिंग। ठीक है, ओके, ये हो गया। कंडीशन आपकी सेम रहेगी ना, ई कॉस डेल्टा कंडीशन आपकी सेम रहेगी, है ना। ये आपका क्या करता है यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग, ये आपका करता है यहाँ पे क्या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये आपका करता है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, चलिए, ये हुई कंडीशन। अब यहाँ पे एक कर्व बनता है, जिसको बोलते हैं आपका क्या, आपका वी एन इन्वर्टेड वी कर्व, ये बनता बनता है, तो देख लो क्या बनता है आपके पास यहाँ पे वी कर्व, वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व, है ना। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ये इन लोग का एक जो जे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन कि वी कर्व किसके किसके बीच का बनता है। ये क्वेश्चन था वी कर्व कैसा, सबको पता है वी कर्व वी जैसा बनेगा, इन्वर्टेड वी इंटरवर्टेड जैसा, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके किसके बीच का बनता है। तो याद रखना, जो वी कर्व है वो बनता है आपका आई ए वर्सेस आई एफ का, ये बनता है आपका आई ए वर्सेस आई एफ। और जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो बनता है आपका किसका, पावर फैक्टर वर्सेस आई आई एफ का, पावर फैक्टर वर्सेस आई एफ का। कैसे बनते हैं मैं दोनों बना के दिखाता हूँ, अलग अलग बनाऊँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर जगह बुक में एक साथ बनाए रहते हैं दोनों, बट मैं दोनों को अलग अलग बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका आई एफ वर्सेस आई ए, तो यहाँ पे आपका आई एफ हो गया, ये आपका यहाँ पे आई ए हो गया, और कर्व कैसा बनेगा आपका, ये वी कर्व बन गया। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका आई एफ है, यहाँ पे आपका पावर फैक्टर है, तो कर्व आपका कैसा बनता है इन्वर्टेड। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपका क्या होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, यहाँ पे होता है आपका अंडर एक्साइटेशन क्योंकि फील्ड करंट कम है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओवर एक्साइटेशन। इसमें भी देखना, ये आपका बीच में क्या होगा नॉर्मल एक्साइटेशन, इधर होगा अंडर एक्साइटेशन, इधर होगा आपका ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये होगा आपका वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। ठीक है, समझ में आया सभी को, ओके। तो ये आपका खत्म होता है यहाँ पे अल्टरनेटर, यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका क्या अल्टरनेटर। ठीक है, अब आती है बात किसकी, आपके सिंक्रोनस मोटर की, है ना। तो सिंक्रोनस मोटर को हम लोग क्या करते हैं, अभी आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे का नहीं, खाना खा लूं मैं, 1 घंटे का, है ना। 10 बजे मिलते हैं, और 10 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 15 मिनट खत्म हो जाएगा, है ना, 15 से 20 मिनट खत्म हो जाएगा।
मैं मस्त खीरा खा रहा हूँ, मेरा खुद दिमाग गर्म है, मैं खीरा खा रहा हूँ। आज एमएफटी भी करना था, बट क्या करें यार, नहीं हो पाया आज। क्या हुआ था कि मैंने लगभग 4-5 दिन पहले एसी के लिए कंप्लेंट डाला था, और उसका मैकेनिक आज ही आ गया। आज मंडे था, 3-4 दिन छुट्टी चल रही थी। आज उसका मैकेनिक 3 बजे पधार गया घर पे। वो लोग जल्दी आते भी नहीं है, है ना। तो कोई नहीं। हाँ, धीरज का लॉस हो रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी, तुमने कॉल भी किया था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है उनके साथ। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलते हैं 10 बजे। 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्लानिंग कुछ और हो रही है ना, क्योंकि कल तक की अपनी प्लानिंग थी, है ना। कल तक की प्लानिंग थी, कल के बाद की प्लानिंग मेरे दिमाग में और चल रही है। उस प्लानिंग के लिए थोड़ा सा मुझे आपसे एक चीज पूछनी होगी। आप में से कितने लोग हैं जो नाइट को कंफर्टेबल क्लास लें? अगर तो अगर हम लोग रात में क्लास लें तो कितने लोग कंफर्टेबल हैं कुछ दिन के लिए? खीरा खीरा है, खीरा नहीं दिख रहा है आपको? खीरा है, खीरा। ककड़ी ककड़ी। है ना, कुछ दिन की बात है, तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो अगर रात में हम लोग कुछ दिन क्लास लगा लें, है ना, ऐसा नहीं कि लिखने वाला काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला कर लेंगे। कुछ दिन की बात ना, एग्जाम के लिए तो कर ही सकते हैं ना अपन। क्योंकि मेरा थोड़ा मन ऐसा है कि जितने सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं ना, बहुत कुछ पढ़ लिया, मेजरमेंट पढ़ लिया, यूडब्ल्यू पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया, सिंक्रोनस पढ़ लिया, है ना। कल अपने नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने हम लोग सब्जेक्ट करते जा रहे हैं ना, अगर उनके हम लोग लगभग दिन में, रात में 2-3 घंटे क्लास लगा के, कंटिन्यू क्लास लगा के 2-3 घंटे, अगर हम उसके 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर ले एक ही दिन में, तो वही बड़ी अच्छी बात है यार, है ना। दिन में अपन मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सोच रहा हूँ, है ना। कल मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट 3 डेज का शेड्यूल। मतलब कि कल की क्लास तो पता आपका नेटवर्क है, कल तो आपका नेटवर्क है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कल तो आपकी क्लास होगी, फिर कल शाम को अपन, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि नेक्स्ट 3 डेज का शेड्यूल क्या होगा। 3 दिन का बनाएंगे शेड्यूल, मतलब 19, 20, 21 3 दिन का शेड्यूल बनाएंगे, है ना। और बहुत जोरदार शेड्यूल बनाएंगे, बहुत जोरदार। क्योंकि मुझे आपका जैसे 28 को पेपर है ना, 28 का पेपर, तो मान लो आपको मुझे 25 तक सिलेबस खत्म कर देना, 3 दिन पहले। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छे हो जाएंगे अपने। ठीक है, चलो। तो मिलते हैं अपन 10 बजे। अभी पहले इस मशीन को खत्म कर लें अपना। मिलते हैं 10 बजे। ओके, गुड डे।